प्लेऑफ का एक मैच था जब बालाजी इंजर्ड हुए, तो जी फाइनली हम चेन्नई गए, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं खेलने वाला हूँ। और जब आप उस टाइम में है ना, जब आप खेल रहे थे, ऐसा नहीं था कि आप प्लेइंग लेवल में हो तो आप नहीं हो तो आपके पास सब कुछ है। तो अगर आप टीम से ड्रॉप हो गए हो तो आपके पास ना तो नेट बॉलर्स इतने सारे होते थे, ना ही साइड आर्म स्पेशलिस्ट होते थे कि आपको नेट्स में बैटिंग करने को मिल जाएगी। बस मेरे को लास्ट 15-20 दिन में यही दुख था कि यार कि जब मौके मिले नहीं, मैंने उनका फ़ायदा नहीं उठाया। अगर आप जैसे बड़े मुकाबलों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आईपीएल फाइनल से बड़े मुकाबले सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान हो सकते हैं या वर्ल्ड कप फाइनल हो सकता है। क्योंकि जितना मतलब फैंस उसको देख रहे होते हैं, जितने लोग देख रहे होते हैं एक फाइनल मुकाबले को, और मतलब एक ऊपर से मैंने बताना भूल गया, चेन्नई में खेल रहे थे तो वो होम क्राउड का भी प्रेशर, क्योंकि होम क्राउड तो चेन्नई और धोनी सर के टीम को सपोर्ट कर रहे थे। एनसीएस मुझे लगता है एमएस धोनी कहीं पे भी चले जाए सारी टीम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। एमएस धोनी मतलब मुझे भी पता है क्या चीज़ है, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है। सो फाइनल खत्म होने के बाद ऑब्वियसली जो टीम जीतती है वो अपने में मस्त हो जाती है, और जो टीम हारती है उसके पास भी इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो जाके दूसरे प्लेयर्स की तरफ देख रहे हैं। और फाइनल का जब मुकाबला होता है तो मुझे नहीं लगता किसी के पास भी टाइम होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली कभी भी ऐसा मौका बना ही नहीं कि मतलब उनसे बैठ के आप बातें कर पाओ, क्योंकि वो भी थोड़ा सा अपने एक रिजर्व जोन में रहते हैं। शाहरुख भाई पूरे सीजन में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फाइनल के लिए आए थे। आई थिंक जितना इन्वॉल्व वो थे उस टीम को चैंपियन बनाने के लिए, बहुत बड़ा क्रेडिट उनको भी जाता है। क्योंकि जिस तरीके से उस सीजन में भी देखेंगे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन बहुत सारे मैचेस ऐसे भी थे कि जहाँ पे हम जीत सकते थे और वहाँ से हार गए थे। तो वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें होती हैं कि टीम बिगड़ भी सकती है जी, तो वहाँ पे उनको बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने टीम को बनाया। एंड जो बेस्ट थिंग है ना, जो मुझे लगता है शाहरुख भाई की, वो है कि कभी भी क्रिकेट के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते। ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स होंगे उनके लिए कितनी बड़ी बात है, उनके अगेंस्ट जो प्लेयर्स खेल रहे होंगे उनके लिए कितनी बड़ी बात है यार कि मेरे को विराट कोहली को आउट करने का मौका मिल रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में खेल रहा हूँ। एंड जो मीडिया आएगी, जो प्लेयर्स उस मैच में अच्छा करेंगे उनके लिए कितनी बड़ी बात है। एंड डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी बात है कि इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चल रहा था कि पीछे से लगातार चल ही रहा था कुछ ना कुछ। एंड तो बहुत देर हुई, गौतम मुझे बार बार बोल रहा था कि कंसंट्रेशन लूज मत करियो, खेलता रह, मैं अपना देख लूंगा, चिंता मत कर। इनको मेरे ऊपर छोड़ दे। काफी देर तक चलता रहा। देन गौतम ने थोड़ी देर बाद हल्का फुल्का जवाब देना शुरू करा। एंड कोई भी सोचता नहीं है, तो आई थिंक राहुल भाई भी जा रहे थे वहां से, एंड राहुल भाई सेड समथिंग अबाउट द पिच, क्या कौन सी पिच पे खेलते रहते हो, ये है अच्छी पिच मिलनी चाहिए, तुम यहीं के राजा बन के रह जाओगे। मतलब उन्हें पिच को केकेआर को नहीं कि तो राहुल द्रविड़ ने ये चीज कहा। तो अरे बाप रे। एंड उससे पहले ना क्या था कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वॉटसन और ब्रैड हॉज थे जो लगे हुए थे। मतलब दो ऑस्ट्रेलियन का डेडली कॉम्बिनेशन। तो मुझे भी लगा कि यार बहुत देर हो गई है भाई, अब तो जवाब देना पड़ेगा। कोई भी प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल है यार जब उसको पता हो कि मुझे एक या दो मौके मिलेंगे। आपको ये पता होता है कि यार ये टीम मुझे बैक करती है एंड ये मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और मुझे थोड़ी सी एक लंबी रस्सी देंगे परफॉर्मेंस करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना बेस्ट खेल पाते हैं। वहीं आपके ऊपर अगर ये प्रेशर रहता है ना सिर्फ एक या दो मैच का, तो आप अपना बेस्ट नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि यार इसमें कुछ नहीं हुआ तो बाहर हो जाऊंगा। और वही जो चीज़ एक जो ट्रस्ट केकेआर में था, खाली मेरे ऊपर नहीं बाकी सब प्लेयर्स, वो ट्रस्ट मुझे ऐसा लगा कि आरसीबी में वो मैं ट्रस्ट जीत नहीं पाया, या वो ट्रस्ट कभी था नहीं मेरे ऊपर। हेलो एवरीवन, आई एम मानविंदर बिस्ला और आप सभी मुझे सुन रहे हैं शुभजीत के यूट्यूब चैनल पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि दो चीज है जिसको लेके जो प्रेम है लोगों का वो कभी खत्म नहीं होता। एक होता है फिल्म्स एंड कंटेंट, दूसरा होता है क्रिकेट। जब एक साथ दोनों मिल जाए देन ग्लैमर भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, खेल भी होता है, फिटनेस भी होता है, स्पोर्ट्स भी होता है, हर चीज होता है।
एंड लेकिन वो दोनों का ही वाइब अगर कोई एक ही पर्सनालिटी में मिल जाए, एंड व्हेन आई से दिस आई मीन कि क्रिकेटर भी तगड़े हैं और अगर आप उनको कैमरा के सामने बिठा दो तो वो लगते भी स्टाइलिश है, ग्लैमर वाला फील आ जाता है। तो देन यू टॉक अबाउट पीपल लाइक मनविंदर बिस्ला एंड अदर्स, एंड मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद है मनविंदर बिस्लर सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग विद मी ओवर हियर, इट्स अ प्लेजर। सबसे पहले सर, सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, यू नो इफ आई टॉक अबाउट आपका 2002 में अंडर 19 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद यू नो रणजी ट्रॉफी, यू शिफ्टिंग स्क्वाड्स एक्सेट्रा, बट मैं चालू करना चाहूंगा जो सबसे मेरे लिए पर्सनल इमोशनल चीज है वो है 2012 का जो आईपीएल फिनाले है। इसके पहले चेन्नई ने 2-3 बार आई बिलीव जीत गए थे, राइट? The odds were against us, and when I say us, I will say us because मैं कोलकाता नाइट राइडर्स का सपोर्टर हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। तो the odds were against us, गौतम सर जल्दी आउट हो गए थे। तो at that point of time उम्मीद किया था लोगों ने कि आप अच्छे खेलोगे, बट किसी ने शायद ये उम्मीद नहीं किया था कि आउट ऑफ नोवेयर ये जो खिलाड़ी है इतना तगड़ा बैटिंग करेगा कि ये मैच लिटरली महेंद्र सिंह धोनी के हाथ से, सीएसके के हाथ से लेके चले जाएगा। आपको पहली बार उस गेम में कब महसूस हुआ कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे गौतम सर भी आउट हो जाए, मैं लास्ट तक रुक के अपने टीम को जिता सकता हूं, आईपीएल का पहला ट्रॉफी दिला सकता हूं? टू बी ऑनेस्ट, मुझे पूरी पारी में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कि मैं मैच फिनिश कर दूंगा, क्योंकि उस पूरे सीजन के अंदर मेरे को स्टार्ट्स बहुत अच्छी मिल रही थी मैचेस में, लेकिन मैं बड़े स्कोर्स नहीं बना रहा जी। जब गौतम आउट हुआ तो मुझे लग रहा था भाई हो गया काम अब तो क्योंकि जिस तरीके से गौतम उस सीजन के अंदर फॉर्म में था, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था, तो जब आपका एक मेन बैटर ही आउट हो जाता तो लगता है यार अब क्या होगा। एंड देन मुझे था कि बिल्कुल मेरा एक गेम है बहुत टाइम के बाद, कि बिकॉज उससे पहले मैं काफ़ी मैचेस खेला नहीं था, तो मुझे खुद पे अपने इतना भरोसा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। लेकिन आई थिंक एक ओवर था जब एलबी मॉर्कल का, उसमें 4 चौके लगे थे। हाँ। वहाँ से वो कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ था और लगने लगा था कि नहीं यार यहाँ पे कुछ बेटर हो सकता है, अच्छा कर सकता हूँ मैं टीम के लिए। और फिर जैक कैली जैसा बैटर आपके साथ होता है, मतलब ऐसा एक लेजेंड आपके साथ होता है, तो आप फिर बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचते हो, आप ओवर बाय ओवर चलते हो। और आई थिंक वही प्लानिंग थी कि ओवर बाय ओवर चलते हैं, देखते हैं कितना क्लोज जा सकते हैं। क्या बात है। यू नो गौतम सर आउट हो गए थे ऑफ कोर्स, एंड उस टाइम पे सब लोग अपने नाखून चबा रहे थे जितने भी कोलकाता के सपोर्टर्स थे उस टाइम पे। लेकिन आपने खेला, आपने बोला कि उसके पहले शायद आपका थोड़ा मैच, आप नेट्स पे अच्छे बैटिंग कर रहे थे, आपको स्टार्ट्स मिल रहा था, बट आप स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कि हर प्लेयर के साथ होता है, राइट? एंड आई थिंक वो फिनाले के 1-2 मैचेस आपने पहले वाले नहीं खेले थे, तो सडनली आपको गंभीर ने बताया कि आप खेल रहे हो आज, की क्या स्टोरी था? आई थिंक अगर आप मेरे को देखोगे उससे कुछ 20-25 दिन पहले से मैं खेलना मेरा हो गया था, क्योंकि आई थिंक ब्रैड हैडन नहीं खेल रहे थे उस टाइम पे, ब्रेंडन मैकलम, हाँ, मैकलम वापस शुरुआत में खेले थे केकेआर के लिए, देन 1 साल कहीं और गए थे, देन ही केम बैक टू केकेआर। एंड जब मैं ड्रॉप हुआ तो मुझे मैकलम से कई बार बात भी होती थी, एंड ही वाज लाइक कि नहीं यार बैटिंग अच्छी कर रहा है, मतलब लेकिन अगर आप टॉप 3 में बैटिंग कर रहे हो और आपको 5 मैच में स्टार्ट मिल रहा है तो आपको कन्वर्ट करना चाहिए, बट आपको अपनी एग्रेसिव अप्रोच कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो जब मैं बाहर भी बैठा था तो मुझे यही दिमाग में था यार कि किसी तरीके से एक मौका मिल जाए, मतलब क्योंकि मेरे को मौके मिले और अच्छे खासे मौके मिले हैं, एंड मैंने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया है, तो किसी तरीके से एक मौका मिल जाए जहाँ पे मैं और बेटर कर सकूँ। एंड लगातार बाहर बैठे बैठे टीम बहुत अच्छा कर रही थी। जब टीम इतना अच्छा कर रही है दैट मीन्स कि आपके वो सारे बॉक्सेस है ना टिक हो रहे हैं, कि आपको आपके बैटर्स अच्छा काम कर रहे हैं, बॉलर्स अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं पे वो जगह बनी ही नहीं। जब फिर आई थिंक प्लेऑफ का एक मैच था जब बालाजी इंजर्ड हुए, तो फाइनली हम चेन्नई गए, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं खेलने वाला हूँ। और जब आप उस टाइम है ना, जब आप खेल रहे थे, ऐसा नहीं था कि आप प्लेइंग लेवल में हो तो आप नहीं हो तो आपके पास सब कुछ है। तो अगर आप टीम से ड्रॉप हो गए हो तो आपके पास ना तो नेट बॉलर्स इतने सारे होते थे, ना ही साइड आर्म स्पेशलिस्ट होते थे कि आपको नेट्स में बैटिंग करने को मिल जाएगी। बस मेरे को लास्ट 15-20 दिन में यही दुख था कि यार कि जब मौके मिले मैंने उनका फ़ायदा नहीं उठाया। और जब फिर फाइनल के दिन भी था तो इट वाज लाइक कि बोला हुआ था कि तैयार रहना, बट मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में था यार कि एक बॉलर टीम से बाहर जा रहा है तो बॉलर ही आएगा। अब इंडियन टीम के, अगर आप इंडियन टीम की बात नहीं, मतलब केकेआर की टीम में आप बात करते हैं कि शमी आपके पास हैं, आपके पास प्रदीप सांगवान है, 2 ऐसे तेज गेंदबाज थे जो बालाजी को रिप्लेस कर सकते थे।
तो सबको ये था कि यार इन दोनों में से कोई ना कोई वो आएगा। लड़ाएंगे। बट वहाँ पे गौतम और टीम मैनेजमेंट की सोच थोड़ी अलग थी। उनको ये था कि यार हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो मतलब शुरुआत में विकेट दे ले सके, क्योंकि अगर आप सीएस के अगेंस्ट खेल रहे हो और आप इनिशियली विकेट्स नहीं लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि फाइनल में भी हुआ। हमने इनिशियल विकेट्स नहीं लिए इसलिए इतना लंबा स्कोर भी बना। तो इसी वजह से वो ब्रेट ली का खेलने का बना। जब ब्रेट ली खेला तो किसी एक फॉरेन प्लेयर को बाहर जाना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेंडन मैकलम थे जिनको बाहर जाना पड़ा। अब वो बाहर जाएंगे तो एक विकेट पर बैटर अंदर आएगा, तो उस तरीके से मेरे को खेलने का मौका मिला। जिस तरीके से आपने ये पूरा कहानी बताया ना, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि यूनिवर्स का प्लान होता है ना कुछ कुछ चीजों का, ये यूनिवर्स का प्लान था। एंड सर, खेल तो आप पहले भी खेलते रहे हो, स्किल्स आपके वही थे, एंड आई यूज्ड टू लव द अटैकिंग अप्रोच जो आपका रहा है कि कुछ भी सिचुएशन रहे अपना नेचुरल गेम आप हमेशा खेलते थे। लेकिन वो नॉक के बाद आपका मेंटल साइड ऑफ द गेम जो है वो कैसे चेंज हुआ? बिकॉज जब आपको सक्सेस उस लेवल का मिल जाता है ना, इतना बड़ा मैच, आईपीएल का फिनाले, वो भी उस टीम को हराना जिन्होंने इतने बार जीता, एक टीम को उसका पहला आईपीएल ट्रॉफी दिलाना, मतलब अगर मैं सिर्फ सेटअप के बारे में बात करूं ना, इससे बड़ा ग्रैंड सेटअप हो ही नहीं सकता। इट्स अ ह्यूज मैच, राइट? तो उस मैच पे अगर आपने टीम को आप जिताते हो कंट्रीब्यूट करके, कॉन्फिडेंस वाइज आपके माइंडसेट में कितना बदलाव आया फॉर योर फ्यूचर गेम? अगर आप जैसे बड़े मुकाबलों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आईपीएल फाइनल से बड़े मुकाबले सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान हो सकते हैं या वर्ल्ड कप फाइनल हो सकता है, क्योंकि जितना मतलब फैंस उसको देख रहे होते हैं, जितने लोग देख रहे होते हैं एक फाइनल मुकाबले को, और मतलब एक ऊपर से मैंने बताना भूल गया, चेन्नई में खेल रहे थे तो वो होम क्राउड का भी प्रेशर, क्योंकि होम क्राउड तो चेन्नई और धोनी सर के टीम को सपोर्ट कर रहे थे। एनसीएस की मुझे लगता है एमएस धोनी कहीं पे भी चले जाए सारी टीम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, सारे फैंस उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। और मुझे अगर आप पूछेंगे, मतलब ईडन गार्डन से मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि जब फैंस थोड़े से मतलब ये थे कि भाई किसको सपोर्ट करना है, एक एमएस धोनी जब वहां पे आते हैं या सचिन सर वहां पे आते हैं। अदरवाइज आप जब भी देखेंगे तो वो फैंस इतने लॉयल हैं अपनी टीम के लिए, मतलब आप कभी भी खेलो हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। एक आई थिंक एक इंसिडेंट था, आप भी टीम में थे 2012 में जब सौरव गांगुली पुणे में गए थे, तो वहां पे भी थोड़ा टीम ग्राउंड डिवाइड हो गया। लेकिन तब भी ये था कि वो सौरव को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसी टीम की बात आती थी तो केकेआर को सपोर्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि कोलकाता जीते लेकिन गांगुली सर अच्छा खेले। सेम अगर आप वहां पे देखेंगे तो वो धोनी को सपोर्ट करने जरूर आते हैं, लेकिन चाहते ही केकेआर की टीम जीते। हाँ, धोनी रन बना दे लेकिन टीम केकेआर जीतनी चाहिए। तो फैंस बहुत लॉयल है, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब आप आईपीएल फाइनल खेल रहे हैं, चेन्नई में खेल रहे हैं, सीएसके के खिलाफ खेल रहे हैं ना, नर्वस आप 100% होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार ये टीम ऐसी है कि लीग स्टेज में तो ठीक ठीक खेलती है, लेकिन जैसे वो प्ले ऑफ्स आते हैं ना, बड़े मैचेस आते हैं, तो ये टीम छोड़ती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो टीम बनाई हुई है, मतलब बहुत उनकी ताकत ही प्ले ऑफ्स में अच्छा खेलना है। और उससे पहले लगातार अच्छी टीम खेलती हुई आ रही थी। वहीं केकेआर के इनिशियली आप 3 साल देखेंगे तो इतना अच्छा कुछ अचीव किया नहीं था, तो 100% थोड़ा सा प्रेशर था। प्लेयर्स भी नर्वस थे कि यार सीजन तो अच्छा गया है, लेकिन अगर यहाँ पे इतना अच्छा नहीं खेल पाए तो वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। बट वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी थी ना पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर, एक वही एक एनर्जी हमें मुझे लगता है कि चैंपियन बनाती। मतलब इतिहास बनाना ऐसा कोई आसान बात नहीं है। एंड इसके बाद कोलकाता 2 बार और चैंपियंस बने हैं, एक तो लास्ट साल एंड ऑल्सो 2014, बट पहला वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। मुझे सर एक चीज बताइए कि उस दिन के बाद आपका महेंद्र सिंह धोनी के साथ उस टाइम पे कुछ बातचीत हो, उन्होंने आपको क्या बोला? बिकॉज इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। अगर वो देखते कि भले ही वो हार गए हो, लेकिन अगर कोई अच्छा खेलता है तो ही इज ऑलवेज वेरी एनकरेजिंग, राइट? आपका कोई कॉन्वर्सेशन रहा होगा महेंद्र सिंह धोनी के साथ उस टाइम पे? टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली। अगर आप देखेंगे कि एमएस धोनी, मतलब मुझे भी पता है क्या चीज़ है, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है। सो फाइनल खत्म होने के बाद ऑब्वियसली जो टीम जीतती है वो अपने में मस्त हो जाती है, और जो टीम हारती है उसके पास भी इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो जाके दूसरे प्लेयर्स की तरफ देख रहे हैं। और फाइनल का जब मुकाबला होता है तो मुझे नहीं लगता किसी के पास भी टाइम होता है जी। एंड अनफॉर्चुनेटली कभी भी ऐसा मौका बना ही नहीं कि मतलब उनसे बैठ के आप बातें कर पाओ, क्योंकि वो भी थोड़ा सा अपने एक रिजर्व जोन में रहते हैं। एंड मतलब बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि यार एक बंदा है, मतलब जो लेगेसी उनके पास है, जितने लोग उनको चाहते हैं बात करना, तो उनको भी थोड़ा सा एक प्राइवेसी चाहिए होती है। बिल्कुल। तो अच्छा भी नहीं लगता उनको डिस्टर्ब करने के लिए। बिल्कुल। ड्रेसिंग रूम में उस टाइम पे क्या सिचुएशन था? शाहरुख सर आए थे रूम में, उन्होंने क्या बोला आपको? शाहरुख भाई पूरे सीजन में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फाइनल के लिए आए थे। आई थिंक जितना इन्वॉल्व वो थे
उस टीम को चैंपियन बनाने के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट उनको भी जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उस सीजन में भी देखेंगे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन बहुत सारे मैचेस ऐसे भी थे कि जहाँ पे हम जीत सकते थे और वहाँ से हार गए थे। तो वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें होती हैं कि टीम बिगड़ भी सकती है जी, तो वहाँ पे उनको बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने टीम को बनाया। एंड जो बेस्ट थिंग है ना, जो मुझे लगता है शाहरुख भाई की, वो है कि कभी भी क्रिकेट के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते, कि अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि कोच को, कैप्टन को, तो फिर वहाँ के वो अपने क्रिकेट के इनपुट्स नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि बेस्ट जो लोग हैं जो क्रिकेट में काम कर सकते हैं वो कैप्टन है, कोच है और प्लेयर्स हैं। तो वहाँ पे आके वो कभी भी आके इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जब टीम की बात आती है, किस तरीके से वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, अगर आपका मैच अच्छा भी नहीं गया है तो मतलब उनके साथ भी खड़े हो जाए तो आपको लगता नहीं यार अगले मैच में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिकॉज इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं अपने साथ वो। तो फिनाले के नॉक के बाद उन्होंने आपको उस टाइम पे क्या कहा? आई एम श्योर यू मस्ट हैव हग्ड यू, वाज वेरी हैप्पी, उनका पहला ट्रॉफी था, यू हैव बीन अ बिग रीजन बिहाइंड दैट ट्रॉफी। उन्होंने आपको उस टाइम पे क्या कहा? कि जिंदगी में कोई भी काम हो तो मुझे बताइए। शाहरुख सर एट हिज बेस्ट, आपका एक बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप भी था, आई बिलीव वाज इट इन दैट सीजन 140 145 का कुछ आपका कैलिस के साथ कुछ पार्टनरशिप भी था, राइट? फाइनल में, वो फाइनल में, राइट? वो पार्टनरशिप से आपने स्पेसिफिकली क्या सीखा? बिकॉज एक होता है खुद अच्छा खेलना, दूसरा होता है कॉन्स्टेंटली एक ऐसे लेजेंडरी प्लेयर के साथ खेलना, बिकॉज आप यूर इन द बेस्ट पोजीशन, राइट? नॉन स्ट्राइकर्स एंड में आप देख रहे हो कि वो उस सिचुएशन में वो प्लेयर कैसे प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं, हाउ डज ही रिएक्ट। आपका गेम उस पार्टनरशिप से और कैसे बेहतर हुआ? देखिए मुझे तो अगर मैं उसको रिविजिट करूं तो मुझे लगता है कि अगर जैक कैलिस मेरे साथ नहीं होते तो मैं भी शायद इतना अच्छा नहीं खेल पाता, क्योंकि जितनी कामनेस वो लेके आते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब मैं सबके साथ खेला हूँ, उतनी कामनेस से कोई भी खेल सकता है अंडर प्रेशर। मतलब फाइनल मैच है, मैं तो चलो मतलब काफ़ी दिनों के बाद खेल रहा था, मैं अलग नर्वस था, एंड गौतम के आउट होने के बाद प्रेशर बिल्ड होता है, 100% होता है कि आपका बेस्ट बैटर आउट हो गया जो सीजन में सबसे ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर रहा है, सबसे ज़्यादा रन बना रखे हैं, और आप एक बड़ा टारगेट चेज कर रहे हैं, एक ऐसे मैदान पे कर रहे हैं जो कि वहाँ पे चेज करना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक स्लो हो जाता है सेकंड हाफ में और ज्यादा। ऐसी टीम के अगेंस्ट कर रहे हैं जो प्लेऑफ्स में बहुत अच्छा करती है, बट जिस तरीके से वो जैक कैलिस आते हैं ना बैटिंग करने के लिए, उस सीजन में क्या मतलब उससे पहले भी जब भी मैं कैलिस के साथ खेला था, बहुत बार ऐसा हुआ था कि हमारी पार्टनरशिप्स हुई थी। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं ना, पहली बॉल से आखिरी बॉल तक ऐसा होता ही नहीं उनके बैट के दाएं बाएं बॉल लग जाए, हमेशा वो बॉल है ना बैट के बीच में आके लगती है, क्योंकि मतलब और इतने काम रहते हैं ना। अगर एक ओवर में क्या होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स को आप देखेंगे 2 बॉलें खाली होगी इस फॉर्मेट के अंदर, तो हड़बड़ी सी मच जाती है कि अब क्या करें जी, यार अब चौका मारना है, अब छक्का मारना है, बट वो शांत बिल्कुल, उनको पता है कि भाई किस तरीके से रन बनाने हैं, किस तरीके से गेम को चलाना है, अभी क्या चल रहा है। मतलब मैंने जैसे पहले बताया था कि एलबी मॉर्कल के एक ओवर में 4 चौके मारे थे। कई बार क्या होता है नॉन स्ट्राइक एंड पे जो खड़े होते हैं ना, वो कहते हैं 2 चौके के बाद यार 2 चौके आ गए हैं, रुक जा जी। उस पूरी पार्टनरशिप में मुझे नहीं लगता कि एक बार भी उन्होंने मुझे आगे बोला कि ऐसे खेलना है। वो सिर्फ हमेशा मुझे बैक कर रहे थे कि जैसे तेरे को खेलना है ना तो वैसे खेल, मैं खड़ा हूँ, चिंता मत कर, हो जाएगा। मतलब जो कॉन्फिडेंस देते हैं आपको, जो कामनेस लेके आते हैं ना, आपको लगता ही नहीं यार कि आप इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं या इतने हज़ारों लोगों के बीच में खेल रहे हैं या लाखों लोग आपको टीवी में देख रहे हैं, तो कभी भी वो प्रेशर आने नहीं देते आपके ऊपर। और फिर क्या होता है ना कि जब यार आप देख रहे हो यार दूसरे एंड पे यार कोई भी बॉलर हो, इसके बैट के बीच में ही लगती है बॉल, तो सबको लगता है विकेट तो बढ़िया ही है, कुछ नहीं है इस पिच के अंदर, कुछ भी नहीं, फ्लैट पिच है। उनकी बैटिंग देख लो, सारी पिचेस फ्लैट है। अरे बाप रे वाह। सर थोड़ा भी थोड़ा नॉस्टैल्जिया पे हिट करते हैं। 2002 अंडर-19 वर्ल्ड कप, इंडिया आपके साथ, आई बिलीव उस टीम में पार्थिव पटेल, इरफान पठान, ये लोग खेल रहे थे, राइट? उस टाइम में ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता था, दोस्ती यारी कैसा था? क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज है व्हिच यू वुड लव टू शेयर विद आवर ऑडियंस? अंडर-19 वर्ल्ड कप में बच्चे ही होते हैं एक्चुअली। और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है हर खिलाड़ी के लिए ना, कि आप अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहे हो, पहली बार आपको मौका मिल रहा है अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। आई थिंक वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हर एक बच्चे के लिए, कि जिसका सपना होता है कि यार बड़ा होके मुझे इंडियन टीम में खेलना है, वो ब्लू कलर की जर्सी पहननी है, क्योंकि आप वही देख के तो बड़े हो रहे हो। और जब भी आप वो मैदान में जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ड्रीम हमेशा वही रहता है कि यार किस तरीके से मैं अपने देश के लिए खेलूं। और जब वो पहली बार मतलब एक बड़े स्टेज पे मौका मिला था,
उसके लिए लगातार मतलब वर्ल्ड कप एक अलग प्रेशर होता है। देन हर किसी को लगता है कि यार वर्ल्ड कप में जा रहा है, तो क्योंकि उससे पिछला बैच अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आया था, जी यूवी पाजी वाला जो बैच था, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आगे जाके खेले सीनियर इंडियन टीम में चले गए थे। तो सबको लग रहा था कि यार कि ये वर्ल्ड कप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छा करेंगे तो आप स्ट्रेट अवे इंडियन टीम के लिए आप जा सकते हैं, बहुत बड़ी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी आपको, आप थोड़ा सा शॉर्टकट ले सकते हैं। एंड उसमें से हमारे बैच में खेले भी, इरफान खेला, पार्थिव खेला, और वो वर्ल्ड कप था न्यूजीलैंड में। एंड न्यूजीलैंड में मतलब कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होती वेरी हैं, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज इन इंडिया, डिफिकल्ट होती हैं। एंड हमें आदत होती है कि यार आई थिंक हवा तेज होता है, बॉल स्विंग ज्यादा करता है, और हम तो अगर आप मेरे से difficult। पूछेंगे हम जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, तो हम हवा की वजह से ही हार गए थे, क्योंकि इतनी तेज हवा थी। वो हम इंटरनेशनल ग्राउंड्स में नहीं खेल रहे थे, हम यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में हमारे मैचेस थे, और उस वो बिल्कुल ओपन ग्राउंड था, और इतनी जोर से हवा थी, इतनी जोर से हवा थी कि एक एंड से तो बॉलर्स पहुंच पा रहे थे, लेकिन जो दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे थे वो विकेट तक ही नहीं पहुंच पा रहे थे। एंड बॉलिंग करना उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वहीं अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम को देखते, वो स्ट्रांग लड़के थे, स्ट्रांग बिल्ड थे, उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमारी इंडियन टीम आई थिंक बहुत अच्छा खेल रही थी उससे पहले, बट वो हवा इतनी स्ट्रांग थी कि हम मैनेज ही नहीं कर पाए उस चीज़ को। वर्ल्ड कप आई थिंक जब हम गए थे, तो उससे पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया गए थे हम एक हफ्ते के लिए। पार्थिव हमारा कैप्टन था, सो आई वाज प्लेइंग एज अ बैट्समैन। तो आप ओपन कर रहे थे उस टाइम? ओपन कर रहा था, एंड हम लोग न्यू साउथ वेल्स अंडर 19, हम लोग वन साइड मैच हार गए। बट उस मैच में मुझे याद है कि हम वन साइड हार रहे थे, कुछ 140 150 पे ऑल आउट हो गए थे, एंड दे वर लाइक 130 फॉर नो लॉस, ऐसा कुछ था। एंड मैं नेक्स्ट में बॉलिंग करता रहता था, अरे बाप रे, क्योंकि कीपिंग करने का मौका मिल नहीं रहा था और खाली खड़े होने की आदत है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो बॉलिंग करते रहते थे। और उस टाइम हमारे कोच थे बलविंदर संधू सर, तो उन्हें बोला कि इसको 1-2 ओवर डलवा दो। तो उस ओवर में, उस मैच में मैंने पहला ओवर डाला था, और उस मैच में मुझे विकेट मिल गई थी। तो विकेट मिलने के बाद फिर हम अंडर 19 वर्ल्ड कप में मेरे पास 7-8 विकेट हैं, तो वहाँ से वो बॉलिंग की जर्नी भी स्टार्ट हो गई थी मेरी कि यार शायद अगर ओवर की जरूरत पड़ेगी तो 3-4 ओवर ही कर सकता है। आई थिंक जब तक वो वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इंडियन टीम के लिए मैं सेकंड या थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन गया था। क्या बात है। सो वो उस चीज के बाद अपने खुद के बॉलिंग को और ज्यादा सीरियसली लिया? नहीं, मेरे को 6 महीने बाद रियलाइज हो गया था कि मेरी बॉलिंग मेरे बस की बात नहीं, बैटिंग और विकेट कीपिंग पे फोकस करते बेस्ट है। बॉलिंग के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एंड आई वाज लाइक कि यार कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा फ्यूचर हो नहीं सकता कभी भी इस चीज में। बैटिंग और कीपिंग मतलब मेरे को सूट करती है, कि बचपन से वो करता हुआ आया हूँ, वो बेस्ट है। कीपिंग के लिए जो हमारे young cricketers है, they see there's a lot more to keeping, just there's hand eye coordination over there, लेकिन वो सब के अलावा आपके हिसाब से और क्या क्या खासियत होना चाहिए एक प्लेयर में जिसको अच्छा विकेट कीपर बनना है? बिकॉज वी ऑफन टॉक अबाउट बैटिंग, ये स्टांस, ये वो वगैरह, बट विकेट कीपिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग कहते हैं कि 1 रन सेव्ड इज 1 रन स्कोर्ड, राइट? विकेट कीपर हैज द 360 डिग्री व्यू। आपके हिसाब से जस्ट अपार्ट फ्रॉम द हैंड आई कोऑर्डिनेशन और क्या क्या स्किल सेट्स होने चाहिए टू बिकम अ गुड विकेट कीपर? एंड अगर जिसके पास नहीं है तो वो स्किल्स कैसे डेवलप करे टू बी दैट काइंड ऑफ अ विकेट कीपर? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर आप मुझे जो विकेट कीपर के लिए बात है वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मैचेस चलते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, चलो रेड बॉल में तो और ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है, बट लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा बॉल्स आपके पास ही आएंगी, एंड सबसे ज़्यादा बॉल्स आपके पास आएंगी तो यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। जी, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक कोई ऐसे विकेट कीपर बना है जिसने आज तक गलती ही नहीं करी है। आप कैचेस भी छूटते हैं, स्टंप भी छूटते हैं आपसे, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किस तरीके से कम बैक करते हैं। क्योंकि अगर आप कम बैक नहीं करोगे ना तो 20 ओवर काटनी मुश्किल हो जाएंगी। किस तरीके से ओवर्स खत्म होंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी एबिलिटी के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना कि यार कोई बात नहीं, अगर एक कैच छूट गया सो मेरे पास दोबारा से मौका है, एक छोटा सा भी मौका मिला ना उसको मैं एक बढ़िया तरीके से कैच पकड़ लूँगा, एक अच्छा स्टंपिंग कर दूंगा, तो मेरी टीम कभी भी मैच में वापसी कर सकती है। अगर वहाँ पे आप ये छोड़ दो ना यार कैच छूट गया, आप बहुत देर तक उस बारे में सोचते रहो, फिर वो मैच और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विकेट कीपर टीम को चलाता है। बेशक से अभी आप इंडियन टीम को देख लो, कैप्टन रोहित शर्मा होते हैं, लेकिन विकेट के पीछे से ऋषभ पंत ही काम कर रहे होते हैं। किस फील्डर को कहाँ रखना है, कौन सा फील्डर कहाँ खड़ा होगा, किसके पास कैच आ सकता है, क्योंकि पिच को जिस तरीके से विकेट कीपर रीड कर पाता कोई और रीड नहीं कर पाता। आप लगातार देख रहे हो कि पिच पे वो किस तरीके से बॉल आ रहा है, इस पे टर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, बॉल का बाउंस क्या है,
तो उस तरीके से आप फील्डर्स को भी एडजस्ट कर सकते हो और आपको लगातार गेम में इन्वॉल्व होना है। वहीं अगर आप ढीले पड़ गए ना तो फिर वो गेम तो आपके मतलब आप खुद छोड़ दोगे तो बाकी टीम भी छोड़ देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकेट कीपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी एबिलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस होना कि यार कुछ भी हो जाए मैं कम बैक कर सकता हूँ, मैं कम बैक कर सकता हूँ तो मेरी टीम भी कम बैक कर लेगी। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट एट द एंड ऑफ द डे। सर मैंने सुना ये कहानी कि एक बार कोई केकेआर के मैच में आप और गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे और उस टाइम पे कोई ऑपोजिशन प्लेयर के टीम के कोई प्लेयर आपको स्लेज कर रहे थे। स्लेज आपको किया जा रहा था लेकिन रिएक्ट गंभीर साहब ने किया, वो क्या कहानी है? आई थिंक राजस्थान रॉयल्स वो मैच था एंड बहुत देर से चल रहा था, मतलब है ना, आई थिंक ब्रैड हॉज था एक, तो बहुत देर से चल रहा था कि हमारी पार्टनरशिप हो रही थी एंड राजस्थान रॉयल्स ने शायद उस मैच में ज़्यादा रन नहीं बनाए, तो आपका रिदम ब्रेक करने के लिए उनको विकेट्स की जरूरत थी एंड दैट्स ओके। मतलब आई थिंक हर टीम करती है, सारे प्लेयर्स करते हैं और ऑस्ट्रेलियंस तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा चल रहा था कि पीछे से लगातार चल ही रहा था कुछ ना कुछ एंड तो बहुत देर हुई। गौतम मुझे बार बार बोल रहा था कि कंसंट्रेशन लूज मत करियो, खेलता रह, मैं अपना देख लूंगा, चिंता मत कर। इनको मेरे ऊपर छोड़ दे। काफी देर तक चलता रहा। देन गौतम ने थोड़ी देर बाद हल्का फुल्का जवाब देना शुरू करा एंड कोई भी सोचता नहीं है। तो आई थिंक राहुल भाई भी जा रहे थे वहां से एंड राहुल भाई सेड समथिंग अबाउट द पिच, क्या कौन से पिच पे खेलते रहते हो, ये है अच्छी पिच मिलनी चाहिए, तुम यहीं के राजा बन के रह जाओगे। मतलब उन्हें पिच को केकेआर को नहीं कि तो राहुल द्रविड़ ने ये चीज कहा। तो अरे बाप रे। एंड उससे पहले ना क्या था कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वॉटसन और ब्रैड हॉज थे जो लगे हुए थे। मतलब दो ऑस्ट्रेलियन का डेडली कॉम्बिनेशन। तो मुझे भी लगा कि यार बहुत देर हो गई है भाई, अब तो जवाब देना पड़ेगा जी। एंड मैं जवाब देने के लिए मुड़ा तो मैंने देखा जैसे ही राहुल भाई है मैं चुप हो गया। मैंने कहा नहीं यार ये कहां से आ गए। देन मुझे भी बिल्कुल नहीं लगा कि यार मतलब राहुल भाई भी कुछ बोल सकते हैं। ही वाज लाइक कुछ गलत नहीं कहीं पे भी बोला, बट लेकिन इट वाज कि यार उनको भी पता था विकेट चाहिए, प्लान और फ्रेंडली बैंटर होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। क्रिकेट खेलते हो, इट्स नॉट लाइक कि किसी को हारना पसंद है, सब लोग कोशिश करते हैं किस तरीके की टीम जीत सकती है। एंड वहां से ना एंड गौतम उस चीज में मूवमेंट में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। गौतम आराम से खड़ा हुआ था मेरे साथ एंड देन सडनली आप नेक्स्ट डे देखते हो न्यूज में चल रहा है, टीवी में चल रहा है कि गौतम किसी से लड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एंड फिर मैं गौतम के पास गया था उस दिन, आई थिंक ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे, तो आई सेड टोल्ड हिम कि यार आई एम रियली सॉरी, तेरे को मेरी वजह से ये करना पड़ रहा है। एंड ही सेड इट्स ओके यार, मुझे पता है कि कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है एंड तेरा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, चिंता मत करें। बाद में कभी आप सोचते भी ना, गौतम तो कहीं से इन्वॉल्व भी नहीं था उस चीज में, लेकिन जिस तरीके से कैमरा में दिखाते हैं या मीडिया में वो चीज चलती है ना, फिर बाद में लगता है यार ये चल क्या रहा है। बिकॉज आई थिंक उस न्यूज को आप देखते हो बिल्कुल ही गलत न्यूज थी वो। बट आई थिंक इस चीज से एक और चीज साबित हो रहा है सर कि वो कितने बड़े टीम प्लेयर है कि वो एक चीज पे इन्वॉल्व भी नहीं थे, बट बिकॉज उनके टीम मेंबर के साथ ये चीज हो रहा है तो ही एज अ लीडर is standing up for I think his teammate. If somebody looks at the positive side of it, I think उसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए, राइट? 100%। अगर आप देखते हैं कि जिस तरीके से अगर गौतम की ने जो लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई हैं केकेआर के अंदर, बहुत बड़ा रोल था। अगर आप देखते हैं कि कैप्टन का इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो सबसे बेस्ट प्लेयर हो जी, कैप्टन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है किस तरीके से बाकी सब प्लेयर्स को लेके चलता है, किस तरीके से बाकी प्लेयर्स से अच्छा परफॉर्मेंस निकालता है, टीम का माहौल कैसा है। टीम का माहौल अच्छा नहीं होगा तो आप 11 के 11 वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर लो तब भी आप हार जाओगे, लेकिन आपके पास टीम का माहौल अगर अच्छा है, आपके पास 11 डिसेंट प्लेयर हैं तो भी आप जीत जाओगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैप्टन किस तरीके से वो ट्रस्ट करता है अपने प्लेयर्स को, उनके लिए किस तरीके से वो एक स्टेप आगे जाके उनको अपने कंफर्ट जोन से निकाल सकता है और किस हद तक वो टीम को जिताने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि गौतम की जिस तरीके से लीडरशिप रही है, केकेआर ने बहुत इन्जॉय किया, उस पूरे ग्रुप ने बहुत एंजॉय किया। इसी वजह से हम, जब मैं 4 साल था तो 2 बार चैंपियन बने हैं जी। सर जिस टाइम पे आप बढ़ रहे थे आगे टुवर्ड्स बिकमिंग अ सक्सेसफुल क्रिकेटर, आई थिंक द प्रोसीडियर टुवर्ड्स मेकिंग इट इवेंचुअली वाज कि आप पहले रणजी ट्रॉफी खेलते हो, फिर धीरे धीरे T20 लीग्स बाद में आना चालू हुआ, फिर आई थिंक आप इंडिया ए खेलते हो, इंडिया अंडर 19 वगैरह खेल के बाद में जाके इंडियन क्रिकेट। अभी क्या हो गया, स्पेशली आफ्टर IPL, a lot of players are perhaps getting selected for red ball cricket or 50 overs cricket based on their IPL T20 performance, right? And इसका एक retrospective side ये है कि जब वो लोग शायद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे होते,
दे आर नॉट गिविंग टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स डोमेस्टिक क्रिकेट। इसके वजह से मुझे लगता है कि हमारा एज अ कंट्री हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपने जिन्होंने इतना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, यू हैव सीन क्रिकेट एट ऑल लेवल्स, राइट फ्रॉम इफ आई टॉक अबाउट आईपीएल से लेके हर लेवल, यू प्लेड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेयर्स, राइट। आपका क्या ओपिनियन है कि प्लेयर्स को, स्पेशली यंग प्लेयर्स को, डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए? आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट ही तो है ना जहाँ से आप आगे जाके एक स्टेप आगे लेते हैं और इंडियन टीम के लिए जा सकते हैं। उसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर आप देखते हैं मुंबई की बात करें, जो कल्चर उनका है कि कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जब भी वो अवेलेबल होते हैं वो वापस अपने साइड में आते हैं, डोमेस्टिक साइड में आते हैं। अभी रोहित शर्मा इज आल्सो कमिंग। उससे पहले आप अजिंक्य रहाणे को देख लो जी, श्रेयस अय्यर को देख लो, आप सूर्य कुमार यादव को देख लो, शिवम दुबे, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो जैसे ही उनके पास टाइम है वो हमेशा अपनी साइड में वापस आते हैं, अपनी टीम में वापस आते हैं। बाकी स्टेट्स में आई थिंक कर्नाटका भी के प्लेयर्स भी जब भी अवेलेबल होते हैं खेलते हैं। बाकी स्टेट्स में मुझे लगता है वो कल्चर भी नहीं है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को है ना, मतलब एक गाइडलाइन बना देनी चाहिए कि आप सीजन में आप मतलब बेस्ट प्लेयर हैं इंडिया के, आप एक लेजेंड हैं, लेकिन तब भी आप कोशिश करें आप कोई सी भी फॉर्मेट में अपनी स्टेट के लिए जाके 1 या 2 मैच जरूर खेलें। उससे क्या होता है ना कि आपके साथ जो प्लेयर्स खेलते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है कि यार वो लोग को सीखने को मिलता है। मैं कहता हूँ कि विराट कोहली अगर दिल्ली की साइड में जाते हैं तो आप बाकी 10 प्लेयर्स का सोचो, आपकी 10 प्लेयर्स को क्या लगेगा यार विराट कोहली के साथ हम खेल रहे हैं, हमको इसके साथ खेलने का मिल रहा है। उस ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स होंगे उनके लिए कितनी बड़ी बात है, उनके अगेंस्ट जो प्लेयर्स खेल रहे होंगे उनके लिए कितनी बड़ी बात है यार कि मेरे को विराट कोहली को आउट करने का मौका मिल रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में खेल रहा हूँ। एंड जो मीडिया आएगी, जो प्लेयर्स उस मैच में अच्छा करेंगे उनके लिए कितनी बड़ी बात है। एंड डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी बात है कि इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल बहुत बड़ा फर्क है जी। आप उस कंपटीशन को मैच नहीं कर सकते हैं। आईपीएल में आपको बेस्ट प्लेयर्स खेलते हुए दिखते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स के साथ आप खेलते हो। डोमेस्टिक प्लेयर्स में आपको वो कंपटीशन नहीं मिलता, लेकिन जब वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ आप खेलते हो ना, आप खुद भी रियलाइज करते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर सकते हो। आप कहते हो यार मेरी तो 45 की एवरेज है, मैं तो बहुत तगड़ा प्लेयर हूँ, मेरी इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं होती। लेकिन जब आपके सामने कोई एक इंडिया प्लेयर बॉलिंग कर रहा होता है, वहाँ पे आप एक्सपोज हो जाते हो, तो आपको ही पता लगता है यार कि वाकई यार ये इंडिया प्लेयर क्यों है, क्योंकि इसका खेलने का तरीका अलग है, ही समथिंग डिफरेंट, इसके पास कुछ ऐसी क्लास है, इसी वजह से कंट्री के लिए खेल रहा है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखोगे कितने सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके नंबर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। जब आप उनके नंबर्स देखते हो आप कहते हो यार क्या प्लेयर है, इंडिया क्यों नहीं खेला। बट जब आप वो लेवल देखते हो ना, सिलेक्टर्स को लगता है कि यार शायद ये दे आर नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप उन इंटरनेशनल प्लेयर्स या उन लेजेंड्स के साथ आप खेलते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है या सिलेक्टर्स को भी पता चलता है कि यार वाकई नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं। सो नंबर्स हमेशा सच नहीं बताते हैं, जिस तरीके से आप खेलते हो बहुत कुछ उससे पता चलता है। जैसे भी आपने कहा कि बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल से सेलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्टर्स को भी लगता है ना यार जिस तरीके से खेल रहा है या जो क्लास इसके पास है, शायद ये नेक्स्ट स्टेप लेके रेडी है और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। आप आई थिंक नीतीश रेड्डी को ही देख लीजिए, बहुत अच्छा किया आईपीएल के अंदर, इसी वजह से आगे जाके स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मेट खेलते जा रहे हैं इंडियन टीम के लिए, क्योंकि सिलेक्टर्स को लग रहा है ना कि यार जिस तरीके से खेल रहा है, जो बैटिंग जिस तरीके से खेलता है, मतलब पेस बॉलर्स के जिस तरीके से खेल रहा है, ये आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में और अच्छा कर सकता है इंडियन टीम के लिए, मौका मिले तो इसलिए आप देखो आईपीएल इज वेरी क्लोज टू एन इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि वो कंपटीशन इतना टफ है, मतलब इतना टफ है कि आप 7 इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, फिर जो आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं वो ऐसे कितने कमाल के हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट हैं, तभी तो आपकी टीम में आईपीएल में सिलेक्ट हो रहे हैं। जब आप उनके साथ खेलते हो, उनके वो रन अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको पता चल जाता है आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर हमारे लेजेंड्स अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे तो उन टीम्स के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। मुझे याद है आई थिंक सचिन तेंदुलकर इन 2013 हाँ 2013 आई थिंक वेरी क्लोज टू हिज रिटायरमेंट वो उस टाइम पे खेले थे, एंड जस्ट द शेयर ऑरा जो उनका रहा है उस गेम में, जितने प्लेयर्स उनके खिलाफ खेल रहे थे, जितने प्लेयर्स उनके साथ खेल रहे थे, आई थिंक दैट इज our very own God of Cricket has set that example, so we would love it if more and more people follow. ये जो सिलेक्शन का चीज रहा है ना सर, इससे एक मुद्दा आता है यहाँ पे। कुछ टाइम पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस किया गया, करुण नायर
जो है, जिन्होंने ऑफ लेट बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है, एवरेज उनका कमाल का रहा है, he's been played some fantastic knocks, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे बहुत लोगों का एक फेवर रहा है कि क्यों नहीं हुआ, इवन सो टू से फॉर सिराज। बट करुण नायर के लिए स्पेसिफिकली वो बोला जा रहा है कि उनको सिलेक्ट करना चाहिए था। आप इस चीज को कैसे देखते हो? देखिए, अगर आप करुण नायर की परफॉर्मेंस देखते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में, जिस तरीके से उन्होंने रन्स बनाए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा परफॉर्मेंस है ना, आपका होता नहीं है, आप सोच के नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप ये मतलब एक अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं और मैच बाय मैच वो हो जाता है। कोई कहे कि मैं इतने रन्स बना दूंगा सीजन से पहले, तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप बेस्ट से बेस्ट प्लेयर को ले आओ, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन जगह कहाँ है? आप किसकी जगह लेके आएंगे? अब जो इंडियन टीम में पिछले 1 साल से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, वाइट बॉल फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? और वही बात आती है कि डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क है। ऐसा नहीं कि करुण नायर रेडी नहीं है, 100% रेडी है, बट जो उनकी एज है, ऐसा उसका कोई फ़ायदा नहीं कि आप उनको लेके जाएं और ना खिलाएं। तो प्लेइंग 11 में जगह भी होनी चाहिए, और प्लेइंग 11 में आप देखते हैं तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप इस पिछले साल भी अगर आप देखते हैं, इंडियन टीम ने 50 ओवर्स में ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है, ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, और जो प्लेयर्स खेले हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं आप, तो वो प्लेयर्स जो अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? आप सडनली तो किसी के लिए जगह बना के नहीं कर सकते ना। और मुझे ऐसा लगता है कि दरवाजे खुलेंगे, जिस तरीके से करुण नायर ने प्रदर्शन किया है। हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर उनका आईपीएल भी अच्छा जाता है, आईपीएल में रन्स बनाते हैं, तो वाइट बॉल क्रिकेट में उनको देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक अब सडनली एकदम बड़े टूर्नामेंट में सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, एक प्लेयर के लिए ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि हम उसको सिर्फ ऐसे लेके नहीं जा सकते इफ वी कांट फिट हिम इन द प्लेइंग 11। ऑफ कोर्स तजुर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आप प्रेशर को ज्यादा हैंडल करते हो, बट एक यंग प्लेयर जो स्क्वाड में घुसता है, उसको मौका मिलता है परहैप्स इन द टीम ऑफ 15 वगैरह, बट उसको कॉन्स्टेंटली प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलता है। ऐसे भी बहुत प्लेयर्स है, राइट? वो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बरकरार रखे? व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दोस काइंड ऑफ यंगस्टर्स जिनको जो अच्छा खेल रहे, स्क्वाड में आ रहे हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में घुसने का मौका नहीं मिल रहा? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, उनका कॉन्फिडेंस आई थिंक टूट जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट। उनको क्या कहना चाहोगे आप सर? मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे प्लेयर्स खराब होते हैं। आपका बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि मतलब मैंने खुद देखा आईपीएल में, जब आप बहुत सारे मैचेस नहीं खेलते हो, आपका ना फोकस हटना शुरू हो जाता है, एंड आप बहुत ना डिमोरलाइज हो जाते हो कि यार अब क्या करें, मैं सब कुछ करके आया हूँ, देन सडनली खेलने का मौका नहीं मिल रहा, बाहर बैठा हूँ, प्रैक्टिस में भी इतना दिल नहीं करता करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो फेज़ होता है ना, बहुत एक टेम्प्रेरी फेज़ होता है, एंड अगर प्लेयर्स रियलाइज़ कर लेना कि यार ये अच्छा समय बहुत ज़्यादा नहीं टिका, तो ये ख़राब समय भी ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ये भी निकल जाएगा। एंड उस मोमेंट को अगर आप थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू कर दो ना, आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर दो कि नहीं ठीक है, अभी नहीं खेल रहा है तो हो सकता है मैं कल खेल जाऊँ, कल नहीं खेलूँगा तो परसों खेल जाऊँगा। मेरे हाथ में क्या है कि प्रोसेस को मैं अच्छे तरीके से फॉलो कर सकता हूँ। मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे प्लेइंग 11 में कोई खिला रहा है कि नहीं खिला रहा। मेरे हाथ में क्या है कि जब भी मुझे मौका मिल रहा है, मैं अच्छे तरीके से हार्डवर्क कर रहा हूँ। जब भी मुझे खेलने का मौका मिलेगा, मैं उसके लिए रेडी रहूँ। उस रिजल्ट की तरफ ना जाए कि मुझे खेलने का मौका मिल जाए मैं ये कर दूंगा। लेकिन आज जब आप प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देते हो ना, धीरे धीरे आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना शुरू करते हो। क्रिकेट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, रादर दैन कि मुझे खेलने का मौका मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, मेरे रन्स बने कि नहीं बने, मुझे विकेट्स मिले कि नहीं मिले। इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड अब नहीं खेलोगे तो कभी ना कभी तो खेलोगे ना। आपके अंदर वो काबिलियत है, तभी तो आप उस जगह पे पहुंचे हो। तो टीम्स को भी पता है, आपके कोच को भी पता है, आपके कैप्टन को भी पता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है। हो सकता है वो मौका थोड़ा देरी से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सर, प्लेयर्स के बारे में तो हम लोग ने बात किया। वांट टू टॉक अबाउट यू पर्टिकुलरली ओवर हियर कि आपके करियर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट फेज क्या रहा है, जब आपका शायद खुद का कॉन्फिडेंस टूटा था टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड वो इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी क्या है कि वो कॉन्फिडेंस जो टूटा उसके बाद वो रिवाइव भी हुआ, वो क्या स्टोरी है आपकी ज़िंदगी का? आई थिंक मेरे उसमें अगर आप देखते हो, बेस्ट एग्जांपल वाज प्लेइंग आफ्टर एसीएल सर्जरी। क्योंकि 2007 में अगर आप देखते हो कि इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे हम लोग कि सर्जरी के बाद भी कोई खेल सकते हैं। तो जब मेरा मतलब 2004 से स्टार्ट होना शुरू हुआ था,
पहले ग्रेड 1 था, फिर ग्रेड 2 हुआ, फिर ग्रेड 3 हुआ। सो मेरा 2007 का जो सीज़न था बहुत टफ था। सो लाइक समर्स के अंदर हम एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, वहाँ पे ग्रेड 3 टेयर हुआ। एंड मैं जब ग्रेड 3 टेयर हुआ तो मैंने MRI कराया, तो MRI में सिर्फ ग्रेड 1 आया। तो आई थॉट कि यार ग्रेड 1 तो मेरा 3 साल से चल रहा है, 1 महीने का ब्रेक लूँगा एंड ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड मैं रिहैब वगैरह करता रहा। रिहैब भी उस टाइम में कोई ऐसा बहुत अच्छे लेवल का नहीं होता था। एंड देन वो चलता रहा। 1 महीने बाद देखा तो मेरी टांग बिल्कुल हाथ जितनी रह गई थी। एंड मुझे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, दोबारा MRI कराना चाहिए। तो जब मैंने दोबारा MRI कराया तो उस MRI में आया कि कंप्लीट टेयर है, देन मेनिस्कस भी गया हुआ है, सब कुछ गया हुआ है। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया एंड सब ने सजेस्ट किया कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब सर्जरी करानी तो कहाँ से करानी है, क्या कैसे करानी है। उससे पहले यूवी पाजी का भी ACL का हो चुका था, सर्जरी नहीं कराई थी उन्होंने, लेकिन बट उनको पता था। सो मैंने उनसे ही बात करी एंड ही सेड कि जितना दिख रहा है तो सर्जरी करानी पड़ेगी तेरे को। आकाश भैया का हो चुका था, आकाश चोपड़ा भैया। एंड तो जहाँ पे उन्होंने रिहैब किया था, मैं उनके पास गया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर चंदन चावला, एंड डिस्कस विद हिम कि कैसे करना है। एंड ही सेड कि सर्जरी तो है ही, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड वो सर्जरी कराने के बाद मुझे था कि जल्दी करानी है, क्योंकि मुझे रणजी ट्रॉफी के लिए रेडी होना है। और वो टाइम था कुछ 7 या 8 महीने का, बहुत ही कम गया। तो मेरे को उस टाइम में जो हम ACL की सर्जरी के बाद जो रिहैब था वो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का था। अभी थोड़ा सा कम होने लग गया क्योंकि रिहैब थोड़ा सा और अच्छा हो गया। तो मैंने सर्जरी कराई एंड देन रिहैब ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स तक मैं हर रोज़ ट्रैवल करता था रिहैब के लिए। गुड़गांव से हर रोज़ दिल्ली के भी दूसरी साइड में जाना पड़ता था। तो वो किया। जब रणजी ट्रॉफी का फर्स्ट मैच आया तो आई वॉज ऑलमोस्ट 80%। एंड जब मैं ग्राउंड करा तो मुझे बहुत दिल कर रहा था किसी तरीके से खेलने के लिए, बट आई वॉज नॉट रेडी। एंड फर्स्ट 2 मैच के लिए मैं उस टाइम हिमाचल प्रदेश के लिए खेल रहा था जी। फर्स्ट 2 मैचेस के लिए मुझे पता था मैं रेडी नहीं हूँ खेलने के लिए। तो आई सेड टोल्ड कोच कि मैं नहीं हूँ अभी रेडी। तो ही सेड ओके ठीक है। लेकिन वो 2 मैच खेलने के बाद जब मैं रेडी हुआ तो टीम में जगह ही नहीं बनी, क्योंकि टीम ने जीतना शुरू कर दिया। एंड इट वॉज लाइक यार किसको बाहर बिठा के जगह बनाएंगे। और मैं भी उस डिसीजन को अंडरस्टैंड करता था कि यार जब टीम जीत रही है तो जो प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं चेंज नहीं तो आप कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। एंड देन उसी चीज़ में 2-3 महीने निकल गए, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया मैंने प्रॉपरली। एंड देन फिर वनडे की बात हुई, तो कि वनडे के लिए रेडी हो रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था। एंड देन जब उन्होंने बोला कि कैंप में आना, इस तारीख से कैंप लग रहा है एंड हम लोग देख रहे हैं आपको कि आप खेलोगे। एंड आई सेड ओके कि ठीक है। मैं रेडी हो चुका था उस टाइम पूरा, एंड पूरा रिकवर भी हो चुका था। देन मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ओपन नेट्स कर रहा था, मेरे को रिस्ट में बॉल लगी एंड रिस्ट फ्रैक्चर हो गई। अरे बाप रे, एक ठीक हो देन अगेन वापस आई थिंक कुछ 8 वीक्स का ब्रेक था। उस साल मेरा डेक्कन चार्जर्स से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था IPL में, एंड वो पूरा ब्रेक हुआ। फिर वापस जिस साल IPL साउथ अफ्रीका में हुई थी 2010 एंड देन जस्ट 2009 द सेकंड सीजन। हाँ 15-20 दिन पहले शायद मैं ठीक हुआ था जाने से पहले। देन मुझे फिर से समझना पड़ा कि यार मैं शायद IPL जैसे टूर्नामेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 13-14 महीने तक क्रिकेट से बाहर ही था। मैं उस तरीके से रेडी नहीं हूँ। बट आप उस टाइम पे किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल रहे थे उस टाइम? किंग्स 11 2010 में, अगले साल। हाँ अगले साल। उससे पहले मैं डेक्कन चार्जर्स। तो जब वो भी वहाँ से भी मैं मतलब वो साउथ अफ्रीका नहीं लेके गए, तो पूरा 1 साल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ख़राब कह सकते हैं कि जब मैं वापसी करने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई कुछ ना कुछ होने की वजह से मैं क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा था। तो वो 1 साल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टफ था। उसके बाद जब फिर मुझे नेक्स्ट ईयर पंजाब किंग्स के लिए खेलना हुआ, तो यूवी पाजी ने मुझे कॉल करके बोला था कि उस साल BCCI का एक टूर्नामेंट होता था, कॉर्पोरेट कप जी, BCCI ने स्टार्ट किया था। एंड फर्स्ट मैच में आई गॉट 100 ऑड। एंड मेरी उसमें MS धोनी के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। हम एयर इंडिया से खेल रहे थे, तो MS धोनी, भज्जूपा, ये सब ब्लू में थे, एंड रेड की टीम में यूवी पा वगैरह सब थे जी। तो यूवी पा दूसरी टीम में थे, बट लेकिन उनको पता चला कि बिस्ला ने ऐसे रन बनाए, एंड पंजाब उस टाइम में विकेट कीपर देख भी रहा था। तो उन्होंने मुझे अब अच्छे से याद है कि मुझे फ़ोन करके बोला था कि रेडी रही हो, मैं बात करता हूँ, देखते हैं, हम कोशिश करेंगे, बट अगले 2-3 महीने सिर्फ क्रिकेट को दे दे। कि मैं ये चाहता हूँ कि जब तू IPL खेलने पहुँचे तो तू 100% रेडी है, 100% फोकस्ड है,
एंड तू बिल्कुल रेडी है, ये नहीं कि सोच रहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो सारे काम छोड़ दे, अगले 3 महीने सिर्फ क्रिकेट को दे दे। तो जब वो फ़ोन मुझे अभी तक, मतलब इस बात को 13-14 साल हो चुके, मुझे अभी तक वो फ़ोन कॉल बिल्कुल माइंड में बैठा हुआ कि वो कितने कमिटेड थे उस टीम के लिए, एंड वो कितने, मतलब उन्होंने जो मुझे समझाया था वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए। फिर उस पंजाब का वो मेरा सीज़न ठीक ठाक गया था उस ज़माने में, अगर आप बात करते हैं अनकैप्ड प्लेयर के हिसाब से, आई थिंक मेरा ठीक सीज़न गया था। तो वो एक जो कमबैक थी ना, वो बहुत मज़ेदार थी, एंड आई थिंक बहुत प्लेयर्स वहाँ पे आगे हिम्मत छोड़ देते हैं, बट मैंने कभी भी वो हिम्मत छोड़ी नहीं वहाँ पे, कि मुझे था कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और वही जिद जो थी ना मुझे कहीं ना कहीं क्रिकेट में वापस लेके आई। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता है इंजरीज के बाद वापस आना, एंड जब आपका खराब टाइम चल रहा होता है उस टाइम पे जो लोग आपके साथ रहते हैं, आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन जिंदगी में अलग ही होता है, राइट? हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कोचिंग, राइट? यू सेड कि यू वर टॉकिंग टू कोचेस एक्सेट्रा। एक लेवल के बाद आप प्लेयर्स को कोचिंग तो नहीं करा सकते हो, बिकॉज सब खेल के आते हैं, सब सीख के आते हैं, राइट? आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग इज मोर अबाउट मैन मैनेजमेंट, राइट? गौतम गंभीर ने इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस रखा है एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन। अभी जब कोलकाता के वो मेंटोर कोच भी बने तब भी उन्होंने किया। आपको क्या लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी गौतम गंभीर को एज अ कोच जज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स हैव आल्सो बीन वेरी शॉकिंग ऑफ लेट, बट जस्ट लाइक एक जीत का क्रेडिट सिर्फ कोच को नहीं जाता, वैसे एक हार का भी जिम्मेदारी सिर्फ कोच को नहीं जाता, राइट? ऑफ कोर्स वी लॉस्ट टू न्यूजीलैंड होम में, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हम हार गए। डू यू थिंक जस्ट एज अ कंट्री वी आर जंपिंग टू कंक्लूजन टू मच, गंभीर को बहुत ज्यादा जल्दी जज कर रहे हैं हम लोग एज अ कोच? आपका क्या ओपिनियन है? 100%। अगर आप ये देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप पिछले साल वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है ना, उसके बाद डेफिनेटली न्यूजीलैंड सीरीज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दोनों ही जो आप देखते हैं, आई थिंक 8 टेस्ट मैचेस जी इतने अच्छे नहीं गए इंडियन टीम के हिसाब से, जितनी अच्छी टीम है। बट अगर आप जब भी बात देखते हैं, आप न्यूज़ में क्या सुनते हैं कि यार रोहित शर्मा की फॉर्म अच्छी नहीं है इसलिए हार गए, विराट कोहली की फॉर्म अच्छी नहीं है इसलिए हार गए, गौतम गंभीर ने कोचिंग अच्छी नहीं करी इसलिए हार गए। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स? तो ये मतलब इतने, मतलब ये सारा प्रेशर सोक कर लेते हैं, इन्होंने किसी और पे बात आने नहीं दी। आप 8 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, कितने सारे प्लेयर्स खेले, बाकी प्लेयर्स ने तो भी तो नहीं, कुछ नहीं किया ना जी। क्योंकि आप खुद ही कह रहे थे ना कि टीम जीतती है, टीम हारती है, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 बंदे टीम को हरवाते हैं, 2 जितवाते हैं। हमेशा आपकी टीम जीतती है, आप उसमें अपना रोल को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से निभाते हो। आप अच्छे रोल को, अपने रोल को नहीं निभाओगे तो आपकी टीम हारेगी भी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहते हैं कि भाई इन्होंने रन्स नहीं बनाए, यार हर सीरीज में बनाते ही है ना, अगर 2 सीरीज में नहीं बने तो क्या हो गया? मतलब आप इनकी लेगेसी देखिए कि इनकी खराब सीरीज याद रहती है, अच्छी सीरीज याद नहीं रहती। जो एक नॉर्मल जो प्लेयर है उसके आपके अच्छे रन याद रहते हैं, आपकी अच्छी सीरीज याद रहती है, बट इनके खराब सीरीज याद रहती है, क्योंकि खराब सीरीज होती ही नहीं है। कभी 2-3 साल में ऐसा होता है कि 2 सीरीज लगातार खराब चल गई। वहीं आप गौतम को भी देखेंगे, गौतम जब इंडियन टीम में कोच बना है उससे पहले उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। केकेआर को चैंपियन बनवाया, उससे पिछले 2 साल आप आईपीएल में देखते हैं लगातार लखनऊ की टीम को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कराया था। तो ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है, 100% एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको टाइम लगता है क्योंकि आप एक अलग सोच के साथ उतरे हैं। उससे पहले जो प्लेयर्स थे वो किसी और तरीके से खेल रहे थे, क्योंकि राहुल भाई वहाँ पे थे, राहुल भाई ने बहुत अच्छा काम किया। तो आपको अपनी सोच को उन प्लेयर्स के साथ मैच करने में टाइम लगता है। एंड अगर आप दोनों सीरीज देखोगे ना, बहुत टफ थी। आप जब न्यूजीलैंड सीरीज की तरफ देखते हैं आपको लगता है यार न्यूजीलैंड है क्या, घर पे खेल रहे हैं, 100% जीतना चाहिए, और मैं भी सोचता हूँ जीतना चाहिए। बट न्यूजीलैंड को अगर आप देखते हैं, सीरीज में बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि यार कि ये न्यूजीलैंड की टीम है और ये इंडिया में आके अच्छा नहीं खेलती, उससे पहले जैसे होता था। ये परसेप्शन रहा है कि बाहर की टीम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत में आके स्पिन अच्छे नहीं खेल सकते, ये सब बोला जाता है, बट आई थिंक दे प्लेड वेरी वेल। मतलब उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाई है और मिलजुल के करी है, ऐसा नहीं कि किसी प्लेयर ने 400 रन बना दिए इसलिए जीत गए। कभी सैंडन ने आगे काम कर दिया, कभी रचिन रविंद्रा ने अच्छी बैटिंग कर दी, किसी न किसी प्लेयर ने आके अपना रोल निभा दिया, इसी वजह से वो जीते। एंड नो डाउट कि हम लोगों ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया। वहीं आप जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तरफ देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि पिछली 2 सीरीज आप जीत गए तो इस साल भी जीतेंगे, आप ये सीरीज भी जीतेंगे। और बैट्समैन ने स्ट्रगल किया, दोनों टीमों के बैटर्स ने स्ट्रगल किया है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडियन बैटर्स ने स्ट्रगल किया है, ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने भी स्ट्रगल किया है। बॉलर्स फ्रेंडली पिचेस मिली थी, बॉलर्स के नाम भी सीरीज रही है, एंड दे प्लेड बेटर देन अस, सिंपल।
तो मुझे लगता है कि दोनों सीरीज थोड़ी टफ थी। जैसे जैसे गौतम मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा इंडियन टीम के साथ, ये टीम और बेहतर निखरेगी और बेहतर क्रिकेट खेलनी शुरू करेगी। बट ये सब जो न्यूज़ में मीडिया डालता है, लाइक ऑल द लीडिंग चैनल्स की कोच और कैप्टन के बीच में दरार है, रिफ्ट है, ये सब के वजह से जो प्लेयर्स एक्चुअली रहते हैं शायद उनमें कुछ ऐसा है नहीं, बट प्रेशर बिल्डअप होता है और ज़्यादा। एक तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में रहा नहीं है, ऊपर से मीडिया ये न्यूज़ बहुत बता रहा है कि कोच गंभीर के साथ रोहित शर्मा का रिफ्ट है, विराट कोहली का रिफ्ट है, जम नहीं रहा है आपस में, दे आर ऑल पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, तो और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बिकॉज यू हैव बीन अ प्लेयर योरसेल्फ हु हैज बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द मीडिया न्यूज, राइट? अभी आप एक दूसरे होलिस्टिक अप्रोच से देखते हो एज अ कमेंटेटर, बाहर से आप देखते हो, बट आप प्लेयर खुद रहे हो, सो प्लेयर के इमोशंस यूजुअली बाहर नहीं आ पाता। आप कैसे देखते हो? यू थिंक कि ये सब की वजह से उनके ऊपर दबाव और ज्यादा बढ़ रहा है? मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स इन चीज़ों की तरफ जाते भी होंगे, सोचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस कंट्री के लिए मैचेस जिताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपने कितनी बार करके भी दिखाया है, आप आउटसाइड नॉइस को बंद नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। एंड जितना आप उसके पीछे की तरफ जाओगे या जितना आप सोचोगे आप खुद को परेशान ही करोगे। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बात कर रहे हैं, कमेंट्री में क्या बात हो रही है, मीडिया में क्या चल रहा है, आपको ये देखना जरूरी है कि आप अपने गोल के लिए 100% कमिटेड हैं कि नहीं। अगर आप अपने गोल की तरफ 100% कमिटेड हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड रिफ्ट क्या, अगर मैं कहता हूँ रोहित शर्मा इंडिया को चैंपियन बनाने की कोशिश कर रहा है, गौतम वही कोशिश कर रहा है, तो रिफ्ट की बात मतलब ही नहीं, मतलब किस बात की वो है। ये सिर्फ एक 2 सीरीज खराब होगी तो हमें लगता है सब कुछ खराब है, ऐसा नहीं होता। इसी पहले यही प्लेयर्स थे जो जिता भी रहे थे। T20 में बहुत अच्छा कर ही रही है ना ये टीम, जहाँ पे भी खेलती है इस फॉर्मेट में डोमिनेट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली 2 सीरीज खराब होने से सबको लगता है कि सब कुछ ही खराब हो गया, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। एक सीरीज जीतेंगे सबको लगेगा नहीं सब कुछ इनसे बढ़िया तो कोई दोस्त ही नहीं है। ये चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि प्लेयर्स अब सुनते भी नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, वो सिर्फ फोकस ये रहते हैं कि किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं और अपनी टीम को जिता सकते हैं। क्या बात है। We're slowly and steadily coming to the last part of the conversation. सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके ज़िंदगी में आपका करो दिल की मर्जी मूवमेंट क्या रहा है, जहाँ पे आपको बहुत सारे एडवाइस किए गए, सजेशन दिया गया कि बिस्ला आप ये करो, बिस्ला वो करो, लेकिन आपने अपनी दिल की सुनी, एंड वो डिसीजन जो आपने लिया था अपना दिल का सुन के, वो अच्छा हुआ, काम किया, यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट डिसीजन। बहुत सारे, मतलब मेरी लाइफ में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब मैं क्रिकेट छोड़ना चाहता था, बट मेरे फादर हमेशा मतलब मेरे से ज़्यादा मुझे पुश करते थे। कि कई बार ऐसे होता ना कि यार मैं 9th-10th में था, मैं कुछ खेल नहीं रहा था, आई थॉट कि यार लेट इट गो, वापस स्टडीज़ में जाता हूँ, ये है वो है। एंड माई फादर वाज लाइक कि अपना सपना सच करने के लिए बार बार मौके नहीं मिलते हैं, अभी तेरे पास टाइम है, तो यंग है, तो कर सकता है, उसके बाद नहीं होगा तो एज ए फैमिली हम लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट अगर आप एक स्पेसिफिकली एक मोमेंट पूछते हैं, मुझे लगता है कि जब पहले 2 साल में IPL नहीं खेला था एंड इंडिया के सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, तो मैं बहुत ऐसा था कि यार जब IPL नहीं खेल रहे, बेस्ट प्लेयर के साथ नहीं खेल रहे, मेरा जो ड्रीम है कंट्री खेलने का, अगर उसके आसपास ही मैं नहीं हूँ तो खाली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का कोई पॉइंट नहीं है। एंड वो एक ऐसा स्टेज था कि जब मैंने सीरियसली 2-1 महीने मैंने सोचा था कि क्रिकेट छोड़ के मैं कुछ और करने की सोचता हूँ, बट वहाँ पे आई थिंक मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं, यहाँ पे छोड़ने का टाइम नहीं, यहाँ करने का टाइम है। तो वो ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ से फिर मुझे पंजाब के लिए खेलने का मौका मिला है, वहाँ से मेरी IPL जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से मुझे अपने ड्रीम के पास पहुँचने का मौका मिला कि मुझे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलने का मौके हैं मिल रहे हैं, उनके साथ अच्छा करने का मौका मिल रहा है, जो लाइमलाइट मिल रही है। आई थिंक वो ऐसे मोमेंट था मेरा जहाँ मुझे ऐसा लगता है याद करके कि नहीं यार वाकई असली मोमेंट थे, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मैं वहाँ पे मैंने आके छोड़ा नहीं। आई थिंक जब हालत मुश्किल हो जाता है तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उस चीज़ को छोड़ के भूल जाओ, या फिर उस सिचुएशन को और ज़्यादा अपने तरफ से डोमिनेट करके एक एग्जाम्पल सेट करो, एंड आई थिंक यू हैव डन दैट। आपके हिसाब से इस देश का
वो कहते हैं ना कि भारत का चार्जर, इट कैन बी सम क्रिकेटर जो देश को लिटरली दूसरे लेवल पे लेके जाने का कोशिश कर रहा है, एंड हु इज एक्चुअली मेकिंग इंडिया प्राउड. इट कैन बी अ क्रिकेटर, इट कैन बी अ बिजनेसमैन. आपके हिसाब से वो भारत के चार्जर कौन है? मैं तो देखो स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स के बंदे दिखते हैं, स्पोर्ट्स में क्रिकेट वाले ही दिखते हैं. लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जा रही है और टैलेंट आ रहा है, मतलब अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऐसा भी होने लग गया कि वी आर नॉट डिपेंडेंट कि एक या दो प्लेयर हैं कि यही करेंगे तो हम जीतेंगे. अब ऐसा लगता है 11 तो है ही, उसके बाद भी अगले 11 हैं, वो भी रेडी हैं, कभी भी मौका मिलेगा और वो एक्सेल कर सकते हैं. बट जिस तरीके से शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, दो ऐसे बैटर इस टीम में निकलते हुए आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे जाके वो बहुत सालों तक इंडियन टीम को सर्व करेंगे और बहुत सारे मैचेस जिताएंगे. सर, आई फील कि इट्स अ काउंटर ओपिनियन. जो आईपीएल है, आई मीन देयर आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड. एक साथ खेल लो तो आपका एक एक्सपीरियंस लेवल तो बढ़ता ही है. बट ऑफ कोर्स आईपीएल के साथ साथ देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, एंड ऑफ कोर्स मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. लेकिन एक दूसरा ओपिनियन भी ये है कि बिकॉज आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा है, ये है, तो वही सेम रेड बॉल क्रिकेट की तरफ या डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ प्लेयर्स ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते, बिकॉज आईपीएल इज easy access to perhaps Indian cricket team, easy access to money. As a professional cricketer, आप लोगों का जो ये particular opinion है, when I say I don't have this, but ये एक opinion है, आपको भी पता है, जिनको ये opinion है players के बारे में, उनको आप क्या कहना चाहोगे? What do you feel about this? मुझे नहीं लगता, देखिए अच्छी बात है ना कि किसी प्लेयर को पैसा मिल रहा है जी, एंड क्योंकि वो अच्छा है या वो उस टीम को लगता है कि यार ये प्लेयर मेरे को जितवा सकता है, तभी तो पैसा दे रहे हैं. और 2-3 टीम इंटरेस्टेड है, तभी वो आपकी प्राइस बढ़ती जाती है. तो पैसा, मुझे नहीं लगता कि पैसा किसी को भी क्रिकेट खेलने से रोकता है. इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे सोचते हैं. पैसा तो विराट कोहली के पास भी बहुत है, पैसा तो रोहित शर्मा के पास भी बहुत है, बुमराह के पास भी बहुत है, लेकिन तीनों कमिटेड हैं. आप देखते हैं कि अभी T20 छोड़ा उन्होंने, उससे पहले नहीं तीनों फॉर्मेट खेलते थे, कभी भी मना नहीं करते. तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते कि आपके अंदर भूख कितनी है क्रिकेट खेलने के लिए, कितना आप अपनी टीम को मैचेस जिताने के लिए रेडी हैं. और पैसा तो आप कमा लेंगे लाइफ में, लेकिन क्रिकेट खेलने का मौका बार बार नहीं मिलता, अपने देश के लिए खेलने का मौका बार बार नहीं मिलता. अगर आपको अपने कंट्री के लिए खेलना है और अच्छा करना है, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस सिर्फ आईपीएल में 2 मैचों में अच्छा कर दो, आपको सिर्फ इंडिया कैप मिल जाएगी. आपको कंसिस्टेंटली लगातार अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्टर्स भी देखते हैं, तभी आपको इंडियन टीम में जगह भी मिलती है, और आप एक लंबे टाइम तक खेल सकते हैं. अगर आपका गोल सिर्फ इंडिया कैप है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है. आपका गोल होना चाहिए कि आप लंबे समय तक इंडियन टीम को किस तरीके से खेल सकते हैं और मैचेस जिता सकते हैं. आपके करियर में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बॉलर कौन रहा है फेस करने के लिए? शॉन टेट. बिकॉज ऑफ द पेस और हाइट और क्या एक्शन? एवरीथिंग. पेस, राउंड आर्म एक्शन, और जो अगला पांव था ना उनको बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ उठा के जूता दिखा देते थे. सब कुछ डिफिकल्ट. मुझे तो मतलब मुझे याद है कि एक बार बहुत ही स्लो पिच थी कलकत्ता के अंदर, जब मैं खेल रहा था बिल्कुल ही स्लो पिच होती थी, बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल काम होता था. एंड उस पिच पे उन्होंने मुझे बतख बना दिया था. एक ओवर बैट में बॉल नहीं लगनी थी उसमें. राजस्थान रॉयल्स बहुत जल्दी आउट हो गई थी, एंड वो पूरा का पूरा ओवर मुझे कोई क्लू नहीं था ये बॉल कहाँ से कहाँ जा रही है. पेस से भी बीट हो रहा था, मैं स्विंग से भी बीट हो रहा था, एक्शन से भी बीट हो रहा था. एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि यार ये ओवर कब खत्म होगा, कैसे भी करके ये ओवर खत्म हो जाए. मतलब रियली उसने मेरा बतख बना दिया था. एंड सबसे ज्यादा मजा किसको फेस करने में आता था? whom you thought कि आगे जाके मैं 6 मार सकता हूँ, या आई कैन गो स्टेप आउट एंड हिट 4? सबसे इजी कौन लगते थे? इट डिपेंड्स कि आप कैसी फॉर्म में हो. अगर आप अच्छी फॉर्म में नहीं तो सारे बॉलर्स आपको तंग कर दें, और अगर आप अच्छी फॉर्म में, मुझे लगता है कि सब आसान है. बट कोई तो ऐसा होगा ना जिसको पर्टिकुलरली आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ जाता था कि यार ये आया है, या तो कोई ऑफ स्पिनर है जो मेरे तरफ बॉल घुमाएगा तो मैं स्टेप अप करके मारूंगा. ऐसा कोई प्लेयर है जिसको ज्यादा मजा आता था, यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड कि भाई ये मेरे को बॉलिंग करे? बॉलर नहीं कहूंगा, मैं ग्राउंड बता सकता हूँ. हाँ, चेन्नई ऑफ कोर्स. चेन्नई में मुझे लगता है कि मैं जब भी गया हूँ तो मोस्ट ऑफ द मैचेस मैंने अच्छा ही किया है. फाइनल में 89 बनाए. नेक्स्ट ईयर जब वापस गए तब भी मैंने कुछ 90 ऑड की इनिंग खेली. तो मुझे मतलब हमेशा उस ग्राउंड में जाके लगता था यार कि
यहाँ रन बन जाएंगे। एंड कुछ टाइम पहले आई थिंक सेम ग्राउंड पे यू हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ रियूनियन मोमेंट एज वेल विद गौतम गंभीर, राइट? यू वर रिलीजिंग द नॉक दैट यू प्लेड दैट डे, क्या बातचीत होती थी उस दिन? आई थिंक लास्ट सीजन आईपीएल से पहले फाइनल चेन्नई में था, जी। तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, तो हम जियो के लिए कमेंट्री करते, जियो जी। सिनेमा वायाकॉम के लिए, जी एंड तो रिविजिट करने का मौका मिला, उन्होंने भेजा मुझे। आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि वो मौका मिला मुझे। एंड जब वो उस ग्राउंड में गया, और वो उस टीम में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी थे जो उस टाइम से भी थे, जी रैन टेंडुलकर था, हाँ। गौतम था, सुनील नारायण था, यस उनसे मिलके मतलब आई थिंक जो बाकी जो मौका था ना रिविजिट करने का, वो एक एक लम्हा बिल्कुल याद आ जाता है। क्या बात है, हाउ स्वीट। केकेआर के अप्रोच टुवर्ड्स यू एज अ प्लेयर, उसके बाद आई थिंक आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी गए थे, राइट? बट आई डोंट थिंक आपको आरसीबी में बहुत सारे मौके मिले। थिंक टैंक एंड टीम मैनेजमेंट के हिसाब से आपके तरफ आरसीबी का जो अप्रोच था वो कितना डिफरेंट था फ्रॉम कोलकाता? बिकॉज यू आर कैरिंग दैट सक्सेस ऑफ कोलकाता इन दैट टीम, राइट? बट व्हेन यू केम टू कोलकाता यू डिड नॉट हैव दैट बैगेज अलोंगसाइड यू। तो आरसीबी का क्या अप्रोच में डिफरेंस था आपकी तरफ? देखिए मतलब मैं आरसीबी को ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक नया प्लेयर आता है, वो आपकी टीम में फिट होता है कि नहीं होता, उस पर वो ट्रस्ट होता है कि नहीं होता, क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि वो टीम आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करती है। भरोसा, राइट? जैसे हम उससे पहले जब केकेआर में थे, तो मतलब किसी को अगर गौतम ने या कोच ने सेलेक्ट किया है प्लेइंग 11 में, तो उस पर ट्रस्ट करते थे, एंड एक लंबा मैचेस देते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो मैच में आपने चेक किया और वापस से बाहर बिठा दिया, क्योंकि कोई भी प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल है यार, जब उसको पता हो कि मुझे एक या दो मौके मिलेंगे। आपको ये पता होता है कि यार ये टीम मुझे बैक करती है, एंड ये मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, और मुझे थोड़ी सी एक लंबी रस्सी देंगे परफॉर्मेंस करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना बेस्ट खेल पाते हैं। वहीं आपके ऊपर अगर ये प्रेशर रहता है ना सिर्फ एक या दो मैच का, तो आप अपना बेस्ट नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि यार इसमें कुछ नहीं हुआ तो बाहर हो जाऊंगा। और वही जो चीज़ एक जो ट्रस्ट केकेआर में था, खाली मेरे ऊपर नहीं, बाकी सब प्लेयर्स का, वो ट्रस्ट मुझे ऐसा लगा कि आरसीबी में वो मैं ट्रस्ट जीत नहीं पाया, या वो ट्रस्ट कभी था नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि किसी प्लेयर के लिए वो एक दो मैचों में जाते ही परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं अनकैप्ड प्लेयर्स की, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास वो एक लंबी रस्सी है, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, टीम उनके ऊपर ट्रस्ट करती हैं, हर किसी को लगता है कि नहीं यार ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है तो ये ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो जो एक अनकैप्ड प्लेयर को एक या दो मौके मिलने होते हैं, वो इंटरनेशनल को ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो वही अगर मुझे लगता है कि अगर आप जिस भी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने इंडियन प्लेयर्स को ट्रस्ट किया, उस फ्रेंचाइजी ने आईपीएल में अच्छा किया। You know, just to continue this thing you said, do you think ये एक कारण रहा है? Because RCB is one of those teams who have had superstars, like you talk about AB de Villiers, Virat Kohli, but still they have not won that thing. एक सुपरस्टार कल्चर होता है जो भी है। On the other hand, KKR में बताओ मैं, या चेन्नई में बताओ, they have handled young players very well. If I talk about you, Shubman Gill also, I think before going to Gujarat Titans, उनको एक लंबा रस्सी जो है वो कोलकाता ने उनको दिया। I think, do you think this is a big reason why RCB perhaps goes close to the finale, but उसके आगे जाके they cannot win a tournament because एक या दो प्लेयर तो सर आपको टूर्नामेंट नहीं जिताते, पूरा स्क्वाड जिताता है, राइट? You think this is why a team like Delhi or a team like RCB is not able to cross the final line, just like how एक CSK जीत जाता है, या कोलकाता या मुंबई जीत जाता है? देखिए, आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि आप प्लेयर्स को किस तरीके से ट्रस्ट करते हैं। अभी अगर आप आरसीबी की बात करते हैं, 100% उस टीम के अंदर 3-4 ऐसे प्लेयर रहे हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं, बट गलती उनकी नहीं है ना, बाकी 7 प्लेयर, टीम जीतती है ना जी। आपको 3 प्लेयर्स और टूर्नामेंट नहीं जीता सकते, एक दो मैचेस फिर भी जब तक आपको कंट्रीब्यूशन पूरी टीम से नहीं आएगा आप नहीं जीत सकते। तो हमेशा से ही अगर आप आरसीबी को देखते हैं तो कभी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त दिखती है, कभी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त दिखती है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन कभी भी 11 प्लेयर्स का वो अच्छा दिखा ही नहीं है कि यार ये टीम कंप्लीट दिख रही है, कि आपके पास अगर टॉप ऑर्डर अच्छा है तो फिनिश करने वाले भी अच्छे हैं, आपके पास वो बॉलिंग लाइनअप भी है वो स्ट्रॉन्ग बैटिंग को बैक करने के लिए। वो हमेशा ना आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखती है। और देखिए,
जैसे कि पहले भी कहा था कि आपकी टीम जीतती है, वो कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना ना, आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना होगा। अगर आप वो चेंजेस करते रहेंगे ना, तो वो कभी भी कॉम्बिनेशन बन नहीं पाएगा, क्योंकि हर किसी प्लेयर को ऐसा बंदे चाहिए जो आपकी पीठ पे याद रखेंगे, कोई बात नहीं, बिंदास होके खेल। हमने आपको टीम में लिया है क्योंकि आप अच्छे हो, और आपको इकट्ठे एक लंबे मौके देंगे। अगर आप थोड़े थोड़े दिनों में वो चेंजेस करते रह जाएंगे ना, वो प्लेयर्स को कभी भी भरोसा नहीं आएगा उस टीम के ऊपर। और आरसीबी का मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत ये रही है कि प्लेयर्स वो भरोसा जीत नहीं पाए, और कभी भी आरसीबी मैनेजमेंट ने वो प्लेयर्स को इतने मौके नहीं दिए, कंसिस्टेंटली मौके नहीं दिए कि वो प्लेयर्स अपना बेस्ट कर पाएँ। वहीं आप जो बाकी टीम्स को देखते हैं कि वो जो चैंपियन टीम्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सक्सेसफुल आईपीएल टीम्स, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, केकेआर, इन तीनों टीम्स को अगर आप देखते हैं ना, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने इंडियन प्लेयर्स से काम कराया है, या पूरी टीम से काम कराया है। खाली ये नहीं कि ये टीम्स में 3 या 4 प्लेयर हैं। आप मुंबई की टीम बात कर लीजिए कि कितने सारे आपको दिग्गज खेलते हुए देखते हैं उस टीम में, लेकिन कितने सारे मैचेस वहाँ पे अनकैप्ड प्लेयर्स भी उस टीम को जिताते हैं, क्योंकि वो टीम ट्रस्ट करती है उनके ऊपर। या इंडियन प्लेयर्स जिताते हैं कि आगे ये नहीं कि सिर्फ आपके पास 4 फॉरेन प्लेयर बहुत तगड़े हो गए, या 4 इंडिया के पिलर्स आपने पकड़ लिए और आप जीत जाएंगे। वो आपके पास प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है, आपकी टीम नहीं जीत सकती, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है जी। ये नहीं कि आपको सिर्फ वो 3-4 मैच खेलने, बहुत लंबा टूर्नामेंट है। अगर आपके अंदर वो टीम में यूनिटी नहीं है, या आपके पास वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, आप एक्सपोज हो जाओगे। फैंटास्टिक। आखिरी सवाल सर ऑफ दिस पॉडकास्ट ये रहेगा कि मनविंदर बिस्ला एज अ क्रिकेटर हैज क्रिएटेड इम्पैक्ट इन टूर्नामेंट्स लाइक आईपीएल एंड अदर्स। अभी वो कमेंट्री भी बढ़िया कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही इज एंटरटेनिंग एज अ होस्ट एज वेल। बट इसके अलावा आई वांट माय ऑडियंस टू नो कि मनविंदर बिस्ला अगला जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स जो है उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। मुझे पता है उन्होंने 2 कैंप्स उन्होंने सेटअप किया, बट आई वांट यू टू शेयर विद आवर ऑडियंस कि आप फ्यूचर जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स के लिए क्या कर रहे हो, आपके कैंप्स कहाँ पे है। अगर किसी को आपसे बैटिंग टिप्स या विकेट कीपिंग टिप्स या आपसे सीखना है, तो वो कहाँ पे उनको एक्सेस मिल सकता है, ये प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए सर। सो गुड़गांव में मेरे 2 सेटअप्स हैं एमबी क्रिक के नाम से। एक चलता है स्विस कॉटेज स्कूल में, दूसरा है शैलम हिल्स प्रेसिडेंसी। तो 2 जगह कैंप्स हैं। एंड मेरा जो फोकस रहता है वो ज़्यादातर रहता है कि छोटे बच्चे जिनको एक अच्छी तरीके से आप सिखा सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को अच्छे कोचेज़ मिले लाइफ में, जिन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाई और एक सही रास्ता दिखाया। तो वो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को एक सही रास्ता दिखाना, एक सही तरीके से गेम को सिखाना, गेम के इनपुट्स देखना कि किस तरीके से आप बेटर प्लेयर्स हो सकते हो और क्या क्या चीज़ें अच्छे कर सकते हो। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस पे आ जाओ और आप अच्छे प्लेयर बन जाओ। अब हर किसी प्लेयर को लगता है, हर किसी छोटे छोटे बच्चों को लगता है आईपीएल देख के, वर्ल्ड कप देख के यार कि मुझे ये बनना है। बट वो जो जर्नी है ना, वो जर्नी इतनी आसान नहीं होती, वो जर्नी बहुत मुश्किल है और उसके लिए बहुत बहुत घंटे आपको मेहनत करनी पड़ती है। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत बार मुश्किल भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का प्रेशर है पढ़ाई के लिए भी, एंड कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इसमें वो है कि अगर आप देखते हैं कि लड़ाई है ना वो जगह के लिए, क्योंकि आपके पास स्पेसेस बहुत कम है, लेकिन दुनिया क्रिकेट खेल रही है, दुनिया क्रिकेट खेल रही है। तो उस दुनिया की भीड़ में से आप वो कैसे आगे निकलते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत स्मार्ट तरीके से मेहनत करना शुरू करें, बहुत सोच के मेहनत करें। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं क्रिकेट को, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वो क्वालिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कि एक जो काम मुझे 5 घंटे में करना था, क्या मैं वो 2 घंटे में कर पा रहा हूँ। अगर आप 5 घंटे सिर्फ ग्राउंड में खड़े ही हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन आप 2 घंटे में भी जाके अगर 5 घंटे का काम करें, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आपको बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्रिकेट में अगर कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास वो बैकअप में पढ़ाई है, तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन आप सिर्फ ग्राउंड में खड़े में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, पढ़ाई छोड़ दी है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, किस तरीके से आपको सपोर्ट करें, किस तरीके से आपको बैक करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो क्वालिटी पे ध्यान दें। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, बिकॉज वी ऑलवेज सी द शाइनी साइड ऑफ थिंग्स कि क्रिकेटर बन जाओगे, आईपीएल है, टेस्ट क्रिकेट है, इंडियन टीम है, बट देन वो दूसरा पहलू भी आना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़। एंड लास्ट सवाल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आगे जाके कभी अगर इंडियन क्रिकेट टीम का फील्डिंग कोच या ये सब बनने का मौका मिले, आर यू अप फॉर दैट अपॉर्चुनिटी? 100%।
क्या कौन मना करेगा इंडियन टीम के लिए? Love it, sir. Thank you so much. Shukriya. Pleasure. It's a pleasure. Ladies and gentlemen, that was Manvinder Bisla, sir, on the Sunny Ji Show on my YouTube channel. क्रिकेट से लेके आईपीएल से लेके रणजी ट्रॉफी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, सब चीज के बारे में हम लोग ने बात किया. अगर आप उनसे सीखना चाहते हो, उनके कैंप से सीखना चाहते हो, सर ने उनके कैंप्स के डिटेल्स शेयर किए हैं, तो प्लीज गो एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. यू डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी एवरी नाउ एंड देन, सो इफ यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड या, ही इज प्लेइंग एज अ कमेंटेटर राइट नाउ, तो हर एक चीज पे वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनको प्यार दो. Wish him well, and that's what it is. That's a wrap on the Sunny Ji Show. This is your host Shubhojit. I'll see you all with another interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you.